स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के साइंस के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बड़े डिटेल के साथ जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। पूछा है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आप लोग प्रत्येक पेड़ पौधों में देखे होइएगा, जैसे गोंद होता है। तो पूछा है लेटेक्स कहाँ पाया जाता है। तो पीपल में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है और बरगद के पेड़ में भी पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत होता है मात्र 2% होता है, बाकी में जल और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भ्रूण का विकास होता है। तो हम लोग जानते हैं भ्रूण जो आगे विकसित होकर शिशु का रूप धारण करता है, इसका विकास जो होता है वो महिलाओं के गर्भाशय में होता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है। निषेचन का अर्थ होता है पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु आपस में क्रिया करते हैं, तो उसे हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन हमेशा होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसको याद कर लीजिएगा लोग। और अंडाशय से कभी पूछ ले तो अंडाशय से महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है और वृषण में पुरुषों से शुक्राणु का निर्माण होता है, जो आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं। और वह कहाँ होता है तो फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन देखिएगा लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्यों को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। तो उसके लिए उपचार में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिएगा एक और होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें पुरुष को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो उसके उपचार में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और कभी आपसे पूछ ले कि एक होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें मनुष्य को न तो निकट की वस्तुएं और न ही दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसके उपचार में हम लोग द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। और एक होता है आबिंदुकता। मनुष्य में 4 प्रकार के मनुष्य के आँख में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होता है आबिंदुकता। आबिंदुकता की स्थिति में मनुष्य कलर में विभेद नहीं कर पाता है कि कोई कलर हरा है, नीला है या पीला है, तो उसके उपचार में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछ रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और इसे हम लोग कैपिटल डी द्वारा सूचित करते हैं। जूल देखिएगा लो, जूल ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, और होता है जो वो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक होता है, और वाट जो होता है वो हम लोग जानते हैं शक्ति का एसआई मात्रक कभी आपसे पूछ ले तो उसका वाट होता है। यहाँ देखिए लो, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा, जूल हो जाएगा ऊष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रक, अर्ग हो जाएगा ऊष्मा का या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, और वाट जो होता है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। यहाँ देखिए लो, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा कि 1 किलो वाट आवर या घंटा किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं 1 किलो वाट घंटा जो होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा लो, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, उससे कम हो जाएगा आप लोगों को वायुमंडल यानी वायु में, फिर उससे कम हो जाएगा जल में, और सबसे कम हो जाएगा यानी कोई ठोस वस्तु, जैसे ऑप्शन डी में देख रहे हैं आप लोग कांच। कांच जो है ठोस वस्तु है, तो सबसे न्यूनतम किस में होता है, ठोस में होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कांच में। और सबसे अधिक पूछ ले कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो निर्वात में, ऑप्शन ए सही हो जाता है। उससे कम होती है वायु में, उससे कम होती है जल में, और सबसे कम होती है ठोस वस्तुओं में। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी दे रहा है कांच, तो कांच हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा लो, ये तो प्रकाश का वर्णन किया है, और यहीं सेम सवाल पूछ ले कि ध्वनि का चाल न्यूनतम या अधिकतम, तो इसका सीधा उल्टा हो जाता है। यानी प्रकाश का चाल अधिकतम निर्वात में होता है, तो ध्वनि का निर्वात में चाल शून्य होता है, क्योंकि ध्वनि के प्रसारण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में प्रसार अपना नहीं कर सकती है। तो देखिएगा ध्वनि का सबसे अधिक चाल पूछे तो ठोस वस्तु में हो जाएगी, उससे कम जल में, उससे कम वायु में, और सबसे कम या न्यूनतम या शून्य के बराबर किस में हो जाएगी, निर्वात में। तो प्रकाश का सीधे उल्टा हो जाता है। और प्रकाश से एक और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग में जो प्रकाश तरंग के कण हैं वो जिस माध्यम में जाएंगे उनके कणों के सापेक्ष लंबवत गति करते हैं,
और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य का अर्थ होता है जो इसके कण होंगे वो माध्यम के कण के सापेक्ष समानांतर गति में प्रसारित होंगे। तो प्रकाश कोई पूछ ले किस प्रकार की तरंग है तो अनुप्रस्थ, और ध्वनि अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लो पूछ रहा है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरियाँ जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। और फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी F बराबर R/2 होता है। तो कभी कभी पूछ ले कि किस लेंस की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, पूछ रहा है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो हम लोग जानते हैं आयोडीन को जो हम लोग एथाइल अल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर डी में जब घोलते हैं तो टिंचर आयोडीन का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर कि डालडा में उपस्थित यहाँ वसा लिखना चाहिए था, वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त हम लोग समझते हैं। संतृप्त बहुत ही सरल पदार्थ होता है जिसे आप साधारण गर्म कीजिएगा तो तैलीय अवस्था में बदल जाएगा, लेकिन असंतृप्त को बदलने के लिए हमें बहुत सारी रासायनिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं डालडा आप लोग जैसे गाढ़ा होता है, जैसे हम लोग उसको गर्म करेंगे तो तैलीय अवस्था में बदल जाएगा। तो डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होते हैं वो संतृप्त होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। तो हम लोग जानते हैं प्रोपेनोन यानी कीटोन का, कि देखेंगे हम लोग कीटोन किस में लगा हुआ है, कीटोन को ही हम लोग IUPAC नेम में नोन लगा के बनाते हैं, जैसे मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, यानी कीटोन हम लोग देते हैं। तो कीटोन का सूत्र होता है C+O। यहाँ देख लो ऑप्शन जो ए दे रहा है ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, OH वाला। यहाँ देखिए लो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह है। ऑप्शन सी जो है यही है C+O कीटोन का क्रियात्मक समूह। और ऑप्शन जो डी दे रहा है एल्डिहाइड का है, C+O और एक में H लगा रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछ रहा है इथिलीन है। ऑप्शन दे रहा है पैराफिन, ओलिफिन, एल्कीन, एल्काइन। तब एल्कीन तो नहीं है क्योंकि इथिलीन जो है उसमें डबल बॉन्ड लगे होंगे, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखिए लो एल्कीन जो होता है वो पैराफिन होता है, यानी उसमें एक सुगंध होती है जिसे हम लोग पैराफिन बोलते हैं। और बाकी एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो ओलिफिन होते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि उस ओलिफिन का अर्थ होता है तेलीय, जैसे उसको छुइएगा तो तेल चिपचिपा जैसे तेलीय जैसी उसमें अवस्था आएगी। तो हम लोग इथिलीन को क्या बोलेंगे, ओलिफिन, यानी तेलीय जैसी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, भूकंप या अन्य किसी कारणवश पृथ्वी में चले जाते हैं और उनका शरीर करोड़ों वर्षों में परिवर्तित होकर ऊर्जा में बदल जाता है, जैसे कोयला बन जाएगा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित हो जाएंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। ये लो जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम भी आता है, कोयला भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है, लेकिन बायोगैस नहीं आता है। बायोगैस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर के अपशिष्ट पदार्थ को लेते हैं या जंतु से जैसे हमें अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होंगे, गोबर, उसे हम लोग एक पेटी में कुआं खोद कर या कुछ भी गड्ढा खोद कर वहाँ डाल देते हैं, तो वहाँ से हम लोग बायोगैस का निर्माण करते हैं, जो कि इसका उपयोग अनेक कार्यों में हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन नहीं बोलें, क्योंकि इसे मनुष्य अपनी उपयोगिता को पूर्ति हेतु बनाता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और जंतु से मिले अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करके बायोगैस का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए लो 14 नंबर, पूछ रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। देखिए लो टिहरी जो बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह भागीरथी नदी पर बनाया गया था। इसका उद्देश्य इनमें सभी था, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था जल आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था और बिजली से विद्युत का उत्पादन भी था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा लो, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है आप लोगों से निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो हम लोग जानते हैं
कि तत्व को दो श्रेणी में बांटा जाता है, धातु और धातु, और एक और भी होती हैं उपधातु। तो उपधातु का गुण धातु और धातु के बीच होता है। तो धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करती बल्कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेती है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, देखिएगा तो सोडियम जो होता है वो धातु होता है, यहाँ मैग्नीशियम भी धातु होता है, और लोहा यानी Fe फेरस भी धातु होता है, और फ्लोरीन जो होता है अधातु होता है। तो अधातु हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं कर सकते बल्कि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, न कि त्याग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। इस संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग जानेंगे क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिएगा लो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। तो इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, और 18, 18, 32, 32। तो यहाँ देख लो, इस सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होती है। तो इसका हो जाएगा 2, 8, 10 और 4, 14। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। एल्युमिनियम का हम लोग जानते हैं परमाणु संख्या 13 होती है, इसका लिखिएगा तो 2, 8 और 3। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 3। और यहाँ देख लो फॉस्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, तो इसको लिखिएगा तो 2, 8, 10, 5, 15, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 5। और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट 2, 8, 1, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों में सबसे अधिक जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो फॉस्फोरस यानी परमाणु संख्या 15 वाले में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी फॉस्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो इन अन्य सभी तत्वों से सबसे अधिक होती है, यानी 5 होती है। एल्युमिनियम में 3 होता है, सिलिकॉन में 4 होता है, और सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, और इसमें 5 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। तो हम लोग जानते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु ब्रोमीन होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली, यहाँ अधातु न देकर धातु दे दे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पारा। पारा या इसी को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लो, अधातु पूछे तो ब्रोमीन जवाब दीजिएगा लो, और धातु पूछे तो पारा जवाब दीजिएगा लो। पारा या इसी को मरकरी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें किसी यौगिक में से कोई तत्व उससे ज़्यादा क्रियाशील है तो उसको विस्थापित करके अपने जाके वहाँ पे सेट हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी किसी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके दूसरा तत्व वहाँ स्थान ग्रहण कर लेगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सी धातुएँ किन किन धातुओं से ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, और उसका हम लोग क्रम देखेंगे, तो ही आप इस सवाल को बना सकते हैं। यहाँ देखिएगा लो, मैंने यहाँ पे क्रियाशीलता क्रम को यहाँ दर्शाया है। ये लो ऑप्शन 1 में दे रहा है कि यानी पोटेशियम होता है। यहाँ देखिए लो, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब कभी आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो लिथियम होगा, Li, जिसका परमाणु संख्या 3 होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। उससे कम क्रियाशील पोटेशियम होती है, उससे कम बेरियम होती है, उससे कम कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर क्रोमियम होता है। इनके कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कभी के दे दे और बेरियम के साथ कोई यौगिक, जैसे बेरियम सल्फाइड दे दे और पोटेशियम दे दे, तो पोटेशियम चूँकि हम लोग जानते हैं कि बेरियम से ज़्यादा क्रियाशील है, तो एक ये बना देगा K2SO4, यानी बेरियम को विस्थापित कर देगा और खुद जाके वहाँ जैसे बेरियम सल्फेट के साथ सेट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियाशील क्रम, यानी ऊपर की जो धातुएं हैं और नीचे की धातुओं के यौगिक के साथ हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये उन्हें विस्थापित करके खुद उनका स्थान ग्रहण कर लेंगे। यही होता है क्रियाशीलता क्रम। यहाँ देख लो, एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर क्रोमियम होता है, फिर लोहा होता है, फिर कैडमियम होता है, फिर कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, फिर टिन होता है, फिर सीसा होता है। यहाँ देख लो, हाइड्रोजन जो होता है वो बीच यहाँ मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर देखिए लो, इससे कम क्रियाशील होती है कॉपर धातु, जिसकी परमाणु संख्या 29 होती है। फिर मरकरी हो गया, फिर सिल्वर हो गया, फिर प्लेटिनम हो गया, और सबसे
कम क्रियाशील क्या हो गई, सोना हो गई। तो हम लोग देखेंगे कि इन क्रियाशीलता क्रम में आप एक बार देख लीजिएगा फिर से कि कौन कौन धातुएं ऊपर हैं और कौन कौन सी नीचे हैं। ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेगी, जिसे हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो अभी हम लोगों ने क्रियाशीलता क्रम देखा था। देखिएगा लो, मैग्नीशियम जो धातु है तो दे रहा है मैग्नीशियम अपने यौगिक के साथ है, तो कॉपर कैसे विस्थापित करता है, तो हम लोग देखें नहीं, कॉपर तो हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील धातु है और मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर आ रहा था, तो मैग्नीशियम को कॉपर विस्थापित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी देख ले रहे हैं हम लोग। यहाँ दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर, तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो था वो सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर था। ऊपर कहने का अर्थ है कि सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील कौन था, कॉपर। तो 100% एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो आर्जेंटम यानी चांदी से ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसको विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए लो, सोडियम जो था वो कॉपर से तो ऊपर था, तो सोडियम को कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा। हम लोग जानते हैं फेरस भी आर्जेंटेनम से यानी चांदी से ऊपर था, तो इससे ज़्यादा क्रियाशील था, तो इसको भी आर्जेंटेनम यानी सिल्वर विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लो, पूछ रहा है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त बोला जाता है क्षैतिज रेखाओं को और उद्धक रेखाओं को वर्ग या समूह बोला जाता है। तो आवर्त सारणी में हम लोग जानते हैं कि आवर्तों की संख्या अभी वर्तमान में 7 है और वर्ग या उद्धक स्तंभ पूछ ले या समूह पूछ ले उसकी संख्या 18 है, तो उसको भी याद कर लीजिएगा लोग। आवर्त में वर्गों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या पूछ ले तो 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है पेंटेन जिसका अणु सूत्र इतना होता है C5H12 के कितने संरचना समअवयवी संभव हैं। तो हम लोग जानते हैं कि समअवयवता का अर्थ होता है कि समअवयवता का अर्थ होता है कि उनका अणु सूत्र सेम हो, लेकिन संरचना सूत्र जैसे हम लोग बनाएंगे उनका, तो उनका संरचना सूत्र भिन्न हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं समअवयवता। तो पेंटेन का आप जैसे ही समअवयवता बनाइएगा तो 3 प्रकार से बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। डायरेक्ट पूछ लेते हैं आप लोगों से कि पेंटेन के संरचना समअवयवी कितने संभव हैं, तो मात्र 3 ही संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए लो, टार्टरिक जो अम्ल होता है वो इमली में पाया जाता है, फॉर्मिक जो अम्ल होता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है और एसिटिक जो अम्ल होता है वो अचार या सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो हम लोग दही के साथ साथ और भी जाले अम्ल की कौन किस्म, जैसे इमली में टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक लाल चींटियों में पाया जाता है और एसिटिक जो अम्ल होता है वो सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देख लो, सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती हैं इनकी क्रियाशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें अगर कमरे के ताप पर रख दिया जाए तो उनमें आग पकड़ लेता है, और पानी में डालिएगा तो बुदबुदाहट के साथ अभिक्रिया होती है। तो इसलिए इसे हम लोग सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो कौन कौन होगा, सोडियम दे या पोटेशियम दे। तो यहाँ दे रहा है सोडियम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है AlC3, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है Al4 यानी एल्युमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से निम्न में कौन सा बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन कीजिएगा यानी जल में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो इससे मीथेन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। अम्ल राज को हम लोग इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं। और अम्ल राज क्या होता है, तो इसमें 4 भाग होते हैं, जिसमें 3 भाग में HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग में नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। यह 3:1 में बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। कोई कोई पूछ लेता है कि अम्ल राज क्या है या अम्ल राज में किन किन अम्लों का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ जान लिए कि अम्ल राज में 2 ही अम्लों का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल
और दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1, यानी 3:1 में अम्लराज का निर्माण किया जाता है। और अम्लराज का निर्माण करने के बाद इसका उपयोग क्या होता है, तो इसमें हम लोग सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को गलाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पूछ रहा है कि वह धातु जो अम्लराज में घुलती है तो क्या हो जाएगी, सोना या चांदी। तो उसमें से दे रहा है कौन, सोना, यानी औरम इसे हम लोग बोलते हैं लैटिन शब्दों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी औरम, जिससे सोना भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 78% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है 0.3% और ऑक्सीजन की मात्रा 20 दशमलव कुछ यानी 21 के आसपास वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है आपसे प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका तो उत्तर आप लोग जानते होइएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोग पूछ रहा है 27 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक की रचना की है। चार्ल्स डार्विन ने हमें बताई थी जैव विकास के बारे में, जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक संतान का जो गुण होता है अपने माता पिता के समान यानी पैतृक गुणों का वाहक के रूप में प्रत्येक संतान को अपने माता पिता जैसा गुण प्राप्त हो जाता है। तो जैव विकास के बारे में उन्होंने बताया था अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चार्ल्स डार्विन ने इस किताब की रचना की। क्वेश्चन नंबर 28 देखे, लोग पूछ रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं O3 जिसे हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो O3 यानी ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं O2 जो होता है ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है, तो उसमें पहले परमाणु की संख्या तो 2 हो जाएगी, लेकिन ओजोन में O3 के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछ रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो हम लोग जानते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जो पत्तियों में होता है, और पत्तियों में कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तो ये तो पौधे में पाए जाने वाला अंग ही नहीं है, ये तो मनुष्य में पाया जाता है या जंतुओं में पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट अलग चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आपसे परिशेषिका हिस्सा है। तो हम लोग जानते हैं परिशेषिका जो होता है वो मनुष्य के आहार नाल का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा लो, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आहार नाल का। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछ रहा है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो हम लोग जानते हैं पोषी स्तर में एक आहार श्रृंखला का क्रम होता है जिसमें भोजन का स्थानांतरण होता है। जैसे प्रथम पोषी स्तर पर पेड़ पौधे आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर पर कौन आते हैं, पेड़ पौधे। उसे जो खाएगा मनुष्य वो हो जाएगा शाकाहारी, यानी जैसे मनुष्य हो गया या पालतू जानवर जितने भी हैं सब शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो वो हो जाते हैं द्वितीय पोषी स्तर का। और तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी जीव आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए घास है, घास को हिरण खाएगी और हिरण को कोई मांसाहारी जीव बाघ, शेर या चीता कोई भी खाएगा तो वो तृतीय पोषी स्तर पर चला जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है आपसे निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो हम लोग जानेंगे कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है यानी सड़ गल जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो हमारे पास जितने भी प्रकृति प्रद वस्तुएं हैं यानी जिसे हमें प्रकृति ने दिया है वे सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होती हैं। और जैसे पूछता है एक और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जिनका कि जीवाणु के द्वारा उनका अपघटन नहीं हो पाता यानी वो सड़ गल नहीं पाते। जैसे पॉलीथीन हुआ, पॉलीथीन को सड़ने में करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में सभी पदार्थ सड़ गड़ जाने वाले हमें मिलेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है घास, पुष्प और चमड़ा। देखिए लो, ये तीनों ही जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण है। तो हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग चेक देखिए लो, घास तो सड़ जाएगा, लकड़ी भी सड़ जाएगी, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ता है, इसे सड़ने में बहुत सारा वक्त लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिएगा लो, तो फलों के छिलके भी आसानी से सड़ जाते हैं, केक भी सड़ जाते हैं, लेकिन स्टील को सड़ने में, और केक जो दे रहा है
केक भी, लेकिन स्टील जो होता है वो मिश्र धातु होता है, यानी मनुष्य इसे अपने उपयोग के लिए बनाता है स्टील को, तो इसको सड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ देख लो केक, लकड़ी और शीशा भी सड़ने में थोड़ा सा वक्त लेता है। तो जैव न्यूनकरणीय पदार्थ की श्रेणी में कौन आ जाएंगे? घास, पुष्प तथा चमड़ा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए लो, पूछ रहा है निम्न में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? काफ़ी VBI क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एकमात्र धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, यानी उससे होके विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो उसका आप लोग उत्तर दीजिएगा शीशा। अगला क्वेश्चन 34 में पूछ रहा है बैटरी का अम्ल, तो हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं बैटरी का अम्ल, यानी सांद्र H2SO4 को हम लोग बोलते हैं, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं बैटरी का अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं कली चूना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ये भी याद कर लीजिएगा। पूछता है बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम लोग संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 36 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है, तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन युक्त नमक में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का उपयोग करते हैं। तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए में भी KI है, ऑप्शन नंबर बी में भी KI है, पोटेशियम आयोडाइड। इसी को हम लोग डाल के किसी भी नमक को आयोडीन युक्त बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पोटेशियम आयोडाइड है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा लो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो देखिए लो इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट बोला जाता है इसका, क्योंकि इसका सूत्र ही होता है CaSO4 × ½ H2O, और एक और होता है CaSO4 × 2H2, जहाँ लिखा वो जिप्सम को होता है, यानी जिप्सम के पानी को निकाल कर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी CaSO4 × ½ H2 यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र रहता है CaSO4 × ½ H2O। तो यहाँ हम लोग देख लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। अगर वहीं यहाँ देखिएगा लो CaSO4 × यहाँ हाफ हटा के 2 लगा दे 2H2O, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट और इसे हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रेट, क्योंकि मोनो का अर्थ होता है एक, डाई का अर्थ होता है 2 और अर्ध का होता है आधा, यानी हेमीहाइड्रेट कहिए या अर्ध हाइड्रेट कहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, पूछ रहा है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये गंधीय सूचक होता है। गंधीय सूचक अर्थ क्या हुआ कि इसका जो गंध है वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाएगी, और इसके अलावा वैनिला, लहसुन, प्याज, हल्दी ये सभी भी गंधीय सूचक होते हैं, क्योंकि इनका जो गंध होता है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक। क्वेश्चन 39 आपसे पूछ रहा है कि घरेलू LPG का मुख्य अवयव है, तो हम लोग जानते हैं घरेलू जो LPG होता है, LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका मुख्य जो अवयव बोले या घटक बोले तो उससे हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन वही आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक गैस या CNG बोलता है उसे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका मुख्य अवयव या घटक पूछ लेते आप लोग मीथेन मारिएगा, क्योंकि मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक या CNG का मुख्य घटक होता है, लेकिन LPG का मुख्य घटक पूछ ले तो आप ब्यूटेन जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है C60 फुलेरिन जिसे हम लोग बोलते हैं, और यह कार्बन का अपरूप होता है। आप लोग जानते हैं कार्बन के अपरूप 3 होते हैं, जिसमें हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और एक फुलेरिन होता है, कि आकृति पूछ रहा है किसके जैसी होती है, तो C60 का जो आकृति होती है उसका संरचना सूत्र आप देखिएगा किताबों में फुटबॉल के आकार की होती है, तो C60 यानी फुलेरिन की आकृति कैसी हो जाएगी? फुटबॉल। और कभी पूछ ले कि फुलेरिन किसका अपरूप है, अपरूप का अर्थ होता है एक ही पदार्थ के कई रूपों में पाया जाना, जिसे हम लोग अपरूप बोलते हैं, तो ये कार्बन का अपरूप हो जाएगा। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, फुलेरिन, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें ग्रेफाइट जो होता है एकमात्र धातु होता है जो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो उसका आप जवाब दीजिएगा हीरा।
क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और कोई पूछ ले आपसे कि मनुष्य के जीवन क्रम में कितने ऐसे दांत उगते हैं जो टूट के फिर उनका पुनः भरण हो जाता है, जिसे हम लोग दूधा का दांत बोलते हैं, तो उसका आप लोग जवाब दीजिएगा 20, क्योंकि मनुष्य के जीवन क्रम में 20 ऐसे दांत हैं जो टूटकर उनका पुनः से पूर्ति हो जाती है, जिसे हम लोग दूधा का दांत बोलते हैं। आप लोग सुने होइएगा दूधा का दांत, जो टूट के फिर से उग जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दूधा का दांत। तो मनुष्य के जीवन क्रम में दूधा दांतों की संख्या 20 होती है, लेकिन एक वयस्क मनुष्य के शरीर में दांत की जो संख्या होती है वो 32 के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे, पूछ रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी। तो हम लोग जानते हैं मस्तिष्क जो होता है मनुष्य के शरीर का नियंत्रक केंद्र का यानी कंट्रोलर का कार्य करता है। इसी से बॉडी के सारे अंग पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये देखिए, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है, सोचने के लिए तो उत्तरदायी है ही। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो हम लोग जानते हैं कॉकरोच, जो आप अपने घरों में देखे होइएगा, उसका श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। तो पूछ रहा है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो क्या हो जाएगा? कॉकरोच का। ट्रैकिया यानी शरीर का ही कोई अंग खुल कर उसी से सांस लेते रहते हैं, इस प्रकार के जीव। और कीड़े मकोड़े का भी पूछ लेता है कि कीड़े मकोड़े का श्वसन अंग क्या होता है? तो उन सभी का भी होता है ट्रैकिया ही श्वसन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सांस लेते हैं, तो अंदर जाके हमारे मांसपेशियों में, कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है यानी ऑक्सीजन भोजन से रिएक्शन करेगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को ही दूसरे भाषा में उपचयन बोला जाता है और अवकरण को अपचयन बोला जाता है। तो पूछ रहे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन या ऑक्सीकरण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपचयन। अगला क्वेश्चन 45 पूछ रहा है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वो बीजांड कहलाता है, और इसी से बाद में बीज का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग रोप के अन्य पौधों का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो हम लोग जानते हैं पुरुषों में जो गुणसूत्र होते हैं और वो XY के फॉर्म में होते हैं, और महिलाओं में XX के फॉर्म में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी XX के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है, मृतोपजीवी का उदाहरण। मृतोपजीवी का अर्थ हुआ वैसे जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परजीवी, जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। मृतोपजीवी होता है जो सड़े गले जीवों के शरीर पर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो होता है गोबर छत्ता, जिसे आप लोग कुकरमुत्ता भी बोलते होइएगा आपके गाँव में। अक्सर ऐसा खादर पर देखने को मिलेगा गोबर छत्ता, जिसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी? तो गार्ड कोशिकाएं हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती हैं और यह गैसों के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होती है। तो देखिए लोग, गार्ड कोशिकाओं की जो भित्ति होती है उनकी भीतरी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भीतरी भित्ति। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है आपसे, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हार्मोन। हार्मोन को ही रासायनिक दूत बोला जाता है, क्योंकि हार्मोन के ही कारण मनुष्य का हर चीज़, जैसे उसका लंबाई, चौड़ाई, नाटा होगा, बौना होगा कि लंबा होगा, उसके शरीर पर कितने बाल आएंगे, उन सभी का निर्धारण हार्मोन के ही कारण। जैसे हम लोग में हार्मोन ज़्यादा बनता है तो हमारे मूछ दाढ़ी सब आते हैं, लेकिन महिलाओं में हार्मोन कम होता है, जिसके कारण उनके शरीर पर पुरुषों की अपेक्षा कम बाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि पौधों के आप गोंद भी देखे होइएगा, टेनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मानव हृदय जो होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद। वहीं आपसे पूछ लेता है कि मछली में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2। इसको भी याद कर लीजिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, लेकिन मनुष्य में पूछ ले तो 4 होती है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि का अर्थ हो जो शरीर के बाहर हो। हम लोग जानते हैं
पुरुषों में जो वृषण होता है वो देखिएगा लो, जिसे आम चाल बोलचाल की भाषा में बाजा बोला जाता है। तो निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण, जो कि मनुष्य के शरीर के बाहर लटके रहते हैं। तो वृषण जो होती है वो हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वृषण। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग जानते हैं पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रंध्रों से। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछ रहा है, निम्न में कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो यहाँ देखिए लो, ये सभी जो दे रहे हैं एड्रेनलिन, ये तो पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है। इसी के चलते मनुष्य का लैंगिक लक्षण को प्रभावित करता है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टिज यानी वृषण से निकलता है। इंसुलिन तो पुरुष और महिला दोनों में पाया जाने वाला। तो पुरुष हार्मोन क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछ रहा है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है, और किण्वन प्रक्रिया से ही हम लोग इथाइल अल्कोहल यानी शराब का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हमेशा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और सूर्य प्रकाश कब रहेगा? दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिन में। क्वेश्चन नंबर 57 से पूछ रहा है कि लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं लेंस की आवर्धन या कोई दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई आप लोग सेंटीमीटर या मीटर में मापिएगा, फिर वस्तु की ऊंचाई सेंटीमीटर या मीटर में मापिएगा, तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यानी यह मात्रकहीन राशि होती है। तो इसका सही हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी आवर्धन का कोई भी मात्रक, SI मात्रक या CGM कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि समान राशि बटा समान राशि कट जाती है। और देखिएगा लो, एक और होता है अपवर्तनांक, जो जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा वस्तु में प्रकाश की चाल, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक भी मात्रक विहीन राशि होती है, यानी अपवर्तनांक का भी कोई SI मात्रक नहीं होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा लो। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, और वहाँ कोई वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो हमेशा काले रंग का प्रतीत होता है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? तो नीला मारिएगा लो। और पूछता है कि स्वच्छ आकाश का रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण मारिएगा लो। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, और इसी के माध्यम से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है आपसे, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों, यानी आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल में केवल सीधा प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और समतल में भी देखिएगा लो आप लोग हमेशा वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, या तो समतल होगा या उत्तल, उसमें हमेशा आपको वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा लो, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं, और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ देता है, यानी अभिसारित कर देता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और उत्तल को पूछ ले कि कौन दर्पण होता है? तो अपसारी, क्योंकि यह अनंत से आने वाले प्रकाश को विभिन्न क्षेत्रों में बांट देगा, यानी उसका विक्षेपण कर देगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है आपसे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं पूछ ले उत्तल दर्पण या लेंस, उसकी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है। तो इसको याद कर लीजिएगा लो। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछ रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिएगा लो, समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल दर्पण में दोनों स्थिति हो जाती है, यानी इसमें छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन पूछ रहा है हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु को आप लोग भिन्न भिन्न स्थितियों में जहाँ भी रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए लो, पूछ रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण या वर्ण को रंग बोला जाता है? तो इसका ट्रिक होता है निहाल, यानी निहाल मान लीजिए किसी लड़के का नाम है निहाल, तो नी से नीला, हा से हरा,
और ल से लाल। तो निहाल जो होते हैं वो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं, यानी नीला, हरा और लाल। याद कर लिया ट्रिक से, निहाल। तो क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ये सभी जो होते हैं वो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं और बाकी द्वितीयक रंग अलग होते हैं। द्वितीयक रंग कहने का अर्थ हुआ कि इन्हीं रंगों को आपस में मिला मिला के विभिन्न प्रकार के रंगों का निर्माण किया जाता है, जैसे मैजेंटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछ रहा है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना हम लोग जानते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानी में रखा सिक्का या कोई छड़ी मुड़ी हुई या सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उसका आप लोग जवाब दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, या कोई चीज़ रखी है तो वो हम देखिएगा लो वो मुड़ी हुई थोड़ा सा प्रतीत होती है, तो वो भी हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और एक क्वेश्चन पूछता है कि आकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पूछ रहा है ईंधन है, ईंधन यानी जिसे हम लोग विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। तो सीएनजी का भी उपयोग करते हैं हम लोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी, एलपीजी का भी उपयोग करते हैं, और लकड़ी का भी हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों हो जाएंगे कौन, ईंधन, जिसका उपयोग हम लोग विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे पूछ रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। इससे जस्ट पहले हम लोग जाने कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो होते हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पेट्रोलियम और कोयला दोनों जो होते हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। देखिए इसको याद कर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड जो होता है जिसका सूत्र होता है NH4Cl, इसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका जलीय जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन पूछे तो आप क्या मारिएगा, अम्लीय। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एथेन C2H6, इस पूछ रहा है इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी है। तो पूछ रहा है एथेन में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाती है। यहाँ देखिए लो, मैंने इसका संरचना सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, यानी दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ देखिए लो, एक यहाँ पे है संयोजी बंधन, एक ऊपर है 2, एक नीचे है यहाँ पे 3, और एक यहाँ है 4, एक यहाँ है 5, एक यहाँ है 6 और एक यहाँ है 7। तो इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पूछ रहा है एथेन का आणविक सूत्र में इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या अभी हम लोग जाने कितना होता है, 7 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग करते हैं शल्य चिकित्सा में। मान लीजिए किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग मूर्तियों के निर्माण में भी करते हैं। और धोने का सोडा तो हम लोग जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2। इसका उपयोग हम लोग कपड़ा धोने या बर्तन धोने के रूप में उपयोग करते हैं। जिप्सम का तो उपयोग आप लोग जानते होइएगा, विभिन्न प्रकार के जैसे घर बनाना हो या खिलौना बनाना हो, इसके रूप में हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं। और खाने वाले सोडा का उपयोग तो हम लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थ जैसे पकौड़ा वकौड़ा छानना हो तो उसके लिए हम लोग खाने वाले सोडा का उपयोग करते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो CaSO4 × 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × 12H2O। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछ रहा है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो हम लोग जानते हैं pH जो मान होता है उसका खोज पूछ ले तो सोरेनसन नामक व्यक्ति ने की थी, और उसका पारा जो होता है 0 से 14 तक अंकित रहता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल यानी उदासीन को प्रदर्शित करता है, और 7 से pH मान जिसका भी अधिक होगा वो क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा, और 7 से कम जिसका भी pH वैल्यू रहेगा वो अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। यानी 7 से जितना आप कम मान लीजिएगा वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो देखिए लो, 7 से कम सबसे कम कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है 1, यानी इन सभी में सबसे कम है 1। तो जिसका pH मान जितना ही कम रहता है 7 से वो अधिक अम्लीय गुण दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। और मान लीजिए यहाँ 1 है, 0 रहता, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और एक ऑप्शन में 0 देता, तो ये ना कि 0 आप लोग ना मारिएगा, क्योंकि 1 से भी छोटा pH मान क्या हो जाएगा 0। तो 0 सबसे अधिक अम्लीय गुण को दर्शाएगा, तो उसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो यहाँ देखिए लो, मैंने एथाइन का संरचना सूत्र लिखा हुआ है,
यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो पूछ रहा है आपकी बार सभी नहीं, पूछ रहा है सिर्फ कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 और 1 2 और 1 3। तो एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे पूछ रहा है क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इस क्यूप्राइट नाम ही दिया है और इसका रासायनिक सूत्र है CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्यूप्राइट। तो CuO यानी उसमें कौन है? कॉपर है। तो किसका अयस्क हो जाएगा? कॉपर का। देख लो, मरकरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क पूछ लेता है आप लोग। जैसे पूछेगा सीने बार किसका अयस्क होता है? सीने बार। तो आप लोग मरकरी मारिएगा, जिसका सूत्र होता है रासायनिक संकेत Hg, हाइड्रोरियम बोला जाता है इसको। और देख लो, एल्युमिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क पूछ लेता है आप लोग एग्जाम, जैसे पूछता है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आप लोग एल्युमिनियम को मारिएगा। अगला क्वेश्चन 73 देख लो, जो कि न्यूमेरिकल के रूप में दिया है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानताक दे रहा है 220 वोल्ट, यानी V का मान दे रहा है 220 और 100 वाट, यानी विद्युत शक्ति P बराबर दे रहा है 100 वाट। तो पूछ रहा है जब इसका वोल्ट 220 से 110 कर दिया जाए तो इससे होकर शक्ति का मान कितना है? यानी 220 वोल्ट पे शक्ति का मान है 100 वाट, यदि इसको आधा कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि शक्ति का मान कितना हो जाएगा। देखिएगा लो, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति निकालने का सूत्र होता है V²/R, यानी 3 सूत्र होता है। P बराबर VI, एक V²/R, एक होता है I²R। तो हम लोग यहाँ चूँकि V का मान दिया है तो इससे हम लोग पहले R का मान निकाल। तो P दे रहा है शुरू में कितना? 100 वाट, और वोल्ट कितना दे रहा है? 220 वोल्ट। तो इसके जरिए हम लोग R का मान निकालेंगे। जहाँ देख लो ऊपर 2 जीरो है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपस में कट जाएंगे, तो R इधर जाके गुना होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा? R बराबर कितना हो जाएगा? 22 × 22। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम लोग देखिएगा लो, अब क्या कर दे रहा है? V का जो मान ले रहा है वो 220 का आधा ले रहा है, यानी 110 वोल्ट का दे रहा है। तो पूछ रहा है P का मान कितना होगा। तो हम लोग जान गए, हमारे पास V भी है, R भी है। तो P का निकालने का सूत्र क्या होता है? V²/R। तो V का मान कितना है? 110, यानी स्क्वायर करने का अर्थ हो इसको 2 बार आपस में गुना कर दीजिए। तो 110 गुना कितना हो जाएगा? 110 और बट्टा R का मान हम लोग कितना निकाले हैं इसमें? R का मान निकाले हम लोग 22 × 22। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 22 और गुना 22। तो काटिएगा, तो 11 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 11 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और फिर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। और दोनों का आपस में गुना कीजिए तो 5 में 5 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 25 वाट। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर हो जाएगा 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन किसी लंब विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही मान। तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो होती है उसकी रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, और वह हमेशा सकेंद्रीय वृत्त के रूप में जाती हैं, यानी उनका केंद्र एक ही रहेगा लेकिन अलग अलग त्रिज्याओं के साथ वो जाएंगी। जैसे उत्तरी ध्रुव से निकलकर जाएंगी दक्षिण ध्रुव पर, फिर उसके आगे थोड़ा सा जाएगी, फिर कोई रेखा उससे थोड़ी नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा नीचे, यानी केंद्र एक ही रहेगा लेकिन उनकी त्रिज्या अलग अलग हो जाएगी। तो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में क्षेत्र रेखाओं का वर्णन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। और एक और पूछता है क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को आपस में किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम × मीटर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इसको याद कर लीजिए, प्रतिरोधकता पूछे तो ओम मीटर, यानी ओम × मीटर, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ ले तो सिर्फ ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पूछ रहा है आपसे जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन सभी से समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो समान राशि क्या रहती है? विद्युत धारा। वहीं अगर पूछ ले कि समानांतर क्रम में क्या समान रहेगा तब विभवांतर सभी के बीच समान रहता है। तो इसको याद कर लिए, श्रेणी क्रम में पूछे तो धारा समान रहता है, लेकिन समानांतर क्रम में पूछे तो विभवांतर सभी प्रतिरोधक के बीच समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछ रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ हुआ जो एक बार समाप्त हो जाने पर उनका पुनः
पूर्ति जल्दी नहीं की जा सकती है। तो वे कहे जाते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला एक बार समाप्त हो गया तो उसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो उनका यानी पुनः से पूर्ति होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। देखिए लो, महासागरीय ऊर्जा अगर समाप्त हो जाए तो फिर से प्राप्त हो जाएगी। सौर ऊर्जा तो हमेशा मिलती रहती है, पवन ऊर्जा भी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन कोयला अगर समाप्त हो गया तो इसको बनने में करोड़ों साल लग जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 78 पूछ रहा है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर दे रहा है 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या दे रहा है 19.8 सेंटीमीटर। तो देखिएगा लो, यहाँ भीतरी जो त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या इनका अंतर देखिएगा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो हमेशा यानी उल्टा व्यवहार करेगा। जैसे फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस का, लेकिन ये व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति। अगर यही निगेटिव आता तो व्यवहार करता उत्तल लेंस की भांति। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो हम आप लोग जस्ट इससे पहले बताया कि अनवीकरणीय क्या होते हैं, जिनका पुनः से पूर्ति होने में यानी संभव न हो, यानी उनका पुनः से निर्माण होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। तो क्या हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि आपके क्वेश्चन का लास्ट है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 80 उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत उसे हम लोग बोलेंगे जो सस्ता हो, जिसका भंडारण यानी स्टोर आसानी से किया जा सके, और जो सस्ता हो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। देखिए क्वेश्चन नंबर दे रहा है जो सरलता से सुलभ हो यानी आसानी से प्राप्त हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तम ऊर्जा का स्रोत। ऑप्शन बी दे रहा है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। सही बात है, क्योंकि कम मात्रा में ही अधिक कार्य कोई करे तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत। क्वेश्चन नंबर सी दे रहा है ऑप्शन सी, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। मैं आप लोग अभी बताया जिसका भंडारण स्टोर और परिवहन यानी आने जाने में कम पैसा का खर्च, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तम ऊर्जा का स्रोत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, यानी इसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाएंगे ऊपर वाले, तो उसे हम बोलेंगे उत्तम ऊर्जा का स्रोत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।